अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। तो हम ऑनलाइन क्लासेस में हम क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं जी डिस्कस। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। शो डैट z इज इक्वल टू a प्लस एटा b इज। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज 1.1 मेथड मैथमेटिकल मेथड की। तो उसका पहला 12 क्वेश्चन है शो डैट z इज इक्वल टू a प्लस एटा b इज। पहला पार्ट उसका है रियल इफ एंड ओनली इफ z इज रियल इफ एंड ओनली इफ z is real if and only if z is real if and only if z is equal to z का कॉन्जुगेट। अच्छा बात ना बुक में या पेपर में ऐसे भी लिखा हो सकता है रियल इफ एंड ओनली इफ z is equal to z का कॉन्जुगेट। तो ये इफ एंड ओनली इफ शॉर्ट फॉर्म है इस पूरे सेंटेंस में, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक हो गया, ये एक पार्ट है। सेकंड है प्योर इमेजिनरी इफ एंड ओनली इफ z is equal to नेगेटिव z। प्योर imaginary if and only if z is equal to negative z का कॉन्जुगेट। ये दो क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे ही हैं। ये पार्ट तो बिल्कुल सेम आपने फर्स्ट ईयर में सॉल्व किया था, ठीक है, उसी को रिपीट कर दिया इसमें। और ये नई चीज़ है आपके पास, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्सली इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है दो तरफ से प्रूव करना। हम पहला पार्ट प्रूव कर रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक हो गया। आपके पास z है a प्लस होता है। एक दफा हम रियल को सपोज करेंगे और ये चीज प्रूव करेंगे। सपोज z इज रियल। जब आप z को रियल कह रहे हैं तो ये बात फिर कंफर्म है कि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप इस तरह भी लिख सकते हैं या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये अंडरस्टूड बात है। और b 0 रखें तो z इज इक्वल टू a प्लस एटा b की जगह 0, तो अब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ये शक्ल इख्तियार कर देता है। ओके, अब इस नंबर और इसके कॉन्जुगेट लें तो वो भी यही नंबर रहेगा। और नंबर 1 और नंबर 2 से हम अंदाजा लगा सकते हैं दोनों की राइट बराबर है, तो देन फ्रॉम 1 एंड नंबर 2 z और z का कॉन्जुगेट बराबर है। ये एक साइड से प्रूव हो गया कि हमने z को रियल सपोज किया और z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्रूव कर दिया। अब ये चीज सपोज करनी है और z को रियल प्रूव करना है। नाउ कन्वर्सली सपोज z इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट। सपोज z इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट। z है क्या आपका? z की दोनों सूरतों में यही चलेगा, a प्लस होता भी, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? a माइनस होता भी। दोनों को उठा के एक साइड में a प्लस होता भी माइनस a प्लस होता भी इज इक्वल टू 0। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एटा भी और एटा भी मिलकर क्या बन जाएंगे? 2 एटा b इज इक्वल टू 0। क्या दो 0 के बराबर हो सकते हैं? कभी भी नहीं। क्या एटा 0 के बराबर हो सकता है? कभी भी नहीं। एटा तो एक फिक्स वैल्यू है, नेगेटिव 1 का स्क्वायर रूट। तो फिर इसका मतलब जस्ट b इज इक्वल टू 0। देखो ना, 3 रकमें मल्टीप्लाई और ये 0 जवाब दे रही है। उनमें से ये तो कभी भी 0 नहीं हो सकती, ये तो कभी भी 0 नहीं हो सकती, तो फिर इसी की वजह से 0 जवाब आया ना, और तो ऑप्शन हुई नहीं। तो b इज इक्वल टू 0 और b 0 है तो देन जो आपने z लिया हुआ था वो a प्लस एटा b, और वहां से a b की जगह आपने 0 पुट कर दिया तो जस्ट a बचेगा। a का मतलब z इज रियल। प्रूव हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली ये सेकंड पार्ट है प्योर इमेजिनरी इफ z इज इक्वल टू नेगेटिव z का कॉन्जुगेट। तो इसको भी हम दो तरफ से सपोज करेंगे, दो तरफ से प्रूव करेंगे। सेकंड पार्ट है, एक दफा z को प्योर इमेजिनरी लें। z आपके पास है z इज इक्वल टू a प्लस एटा b। सपोज z इज प्योर इमेजिनरी। z इज प्योर इमेजिनरी। तो z प्योर इमेजिनरी है तो देन फिर a को 0 होना चाहिए, तभी तो जस्ट प्योर इमेजिनरी लिखता है ना। तो यहाँ पर a 0 पुट कर देंगे तो सिर्फ z बचेगा एटा b के बराबर, और इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो नेगेटिव एटा b। ओके होगी बात। इसी इक्वेशन को हम इस तरह भी दे सकते हैं, नेगेटिव साइन उठा के देते हैं
तो नेगेटिव z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एटा बी, मतलब यूं कह रहे हैं कि नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई नेगेटिव 1, ठीक है। ये नेगेटिव z आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ये नंबर 1 इक्वेशन, ये नंबर 2 इक्वेशन, दोनों की राइट हैंड साइड सेम, तो लेफ्ट भी क्या होगी, सेम होगी। फ्रॉम 1 एंड टू z इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम z का कॉन्जुगेट। तो देखें हमने एक चीज ली थी, z को प्योर इमेजिनरी लिया था और इसे z इज इक्वल टू नेगेटिव z कॉन्जुगेट प्रूव कर दिया। अब कन्वर्सली क्या होगा, कन्वर्सली कैसे करेंगे, अब हमने z इज इक्वल टू नेगेटिव z कॉन्जुगेट लेना है। नाउ सपोज z इज इक्वल टू नेगेटिव z कॉन्जुगेट, z एक्चुअली है क्या, a प्लस योटा b, और नेगेटिव साइन z का कॉन्जुगेट क्या है, a माइनस योटा b, तो इट्स a प्लस योटा b, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव योटा b, और a प्लस योटा b, ये इधर आगे क्या हो गया, पॉजिटिव a नेगेटिव योटा b इज इक्वल टू 0, ये आपस में कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 0, क्या 2a के बराबर 0 के बराबर हो सकता है, कभी भी नहीं, तो जस्ट a इज इक्वल टू 0, और a 0 का मतलब देन z इज इक्वल टू 0 प्लस योटा b, और z इज इक्वल टू योटा b, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है z इज प्योर इमेजिनरी। ओके ओके बात, तो ये आपके पास दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह आपको एक ट्रायंगल इक्वालिटी पढ़ाई थी, उसका यहाँ उसने प्रूफ मान लिया, प्रूफ मेरे ख्याल से आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलिए मैं इसकी फिर भी आपको स्लाइड शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब हम इसका यूज करते हैं, यूज इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रायंगुलर इक्वालिटी में मैंने आपको बताया था कि एक ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है और एक लीस्ट वैल्यू होती है, कैसे, एक ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है और एक लीस्ट वैल्यू होती है। ये चीज थी हमारे पास, z1 प्लस z2 का मॉड लेस इक्वल होता है z1 मॉड प्लस z2 मॉड, और ग्रेटर इक्वल होता है z1 मॉड माइनस z2 मॉड का होल मॉड। इट इज योर ग्रेटेस्ट वैल्यू और इट इज योर लीस्ट। ओके होगी बात। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 इसका यूज है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहते हैं, सपोज या लेट z इज इक्वल टू 24 जमा 7 होगा। 14 क्वेश्चन है, z1 इज इक्वल टू 24 जमा 7 होगा। ओके हो गया। और z2 का मॉड इज 6, और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 जिसका मॉड हमें बताया जस्ट कि वो 6। कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2। फाइंड ग्रेटेस्ट and least value of z1 plus z2 का मॉड। ठीक है, तो अब ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब दोनों के मॉड्स का सम, और लीस्ट वैल्यू का मतलब दोनों के मॉड्स के डिफरेंस का मॉड। तो ये देखिए, पहले तो आप z1 का मॉड निकालना है सॉल्यूशन में। z2 का मॉड आपको ऑलरेडी पता है, z1 का मॉड निकालना है। वो किसके बराबर होगा, उसके रियल पार्ट का स्क्वायर जमा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर रूट क्या, 24 का स्क्वायर क्या आता है 476 आई थिंक सो, 476 576, और जमा 7 का स्क्वायर रूट 4 जो जमा करके 625 बनता है, और जिसको आप 25 लिख सकते हैं जैसे z1 का मॉड। ठीक होगी बात। अब हमें ग्रेटेस्ट निकालनी है, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस टर्म, वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 का मॉड, और इस तरह लीस्ट वैल्यू ऑफ z1 जमा z2 का मॉड। इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होती है, z1 का मॉड जमा z2 का मॉड, और लीस्ट वैल्यू क्या होती है z1 का मॉड माइनस z2 का मॉड होल का मॉड। ओके, तो तीन से पुट करते हैं, z1 का मॉड कितना है, ये निकालना है 25 जमा z2 का मॉड क्या है 6, तो ये आ जाएगा जी 31। मतलब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जमा करके मॉड लिया जाए तो मैक्सिमम आंसर कितना आ सकता है 31 आ सकता है। और लीस्ट कितना है, z1 का मॉड 25 और z2 का मॉड 6, तो 25 माइनस 6 कितना आ गया 19। ठीक हो गया। तो ये आपके पास ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 15 और फिर क्वेश्चन नंबर 16 उससे भी इंपॉर्टेंट है।
15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन में कह रहे हैं z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन शो दैट z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर। 15 क्वेश्चन है इफ z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस उनके मॉड का डिफरेंस का स्क्वायर z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर। इसको प्रूव करें 2 टाइम्स z1 जमा z1 के मॉड का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ z1 मॉड का स्क्वायर प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर। ठीक हो गया। चलिए तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं सॉल्यूशन। z1 प्लस z2 मॉड होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 मॉड होल स्क्वायर। ये अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। इसको अब हम देखते हैं, इसको अगर हम ओपन करें तो इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम। इसके ऊपर हमारे पास एक प्रॉपर्टी लग सकती है z और z का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इट इज इक्वल टू z1 z के मॉड का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर बराबर होता है उनके कॉन्जुगेट्स का, उस नंबर और उसके कॉन्जुगेट की प्रोडक्ट। तो इसका मतलब हम इसको इधर लिख सकते हैं z1 जमा z2, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जमा करेंगे एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर ही बन जाएगा ना। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका मॉड उसका कॉन्जुगेट, ये चीज प्लस सेम इधर z1 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफरेंस करेंगे तो वो भी एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो मीन इस पे भी ये प्रॉपर्टी लग सकती है z2 और z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर जमा या माइनस हो रहे हो तो उनका कॉन्जुगेट हो तो वो सेपरेट हो सकता है। लाइक z1 जमा z2 और ये z1 का कॉन्जुगेट और z2 का कॉन्जुगेट। इसी तरह z1 माइनस z2 और ये z1 का कॉन्जुगेट और z2 का कॉन्जुगेट। अब इसको इनसे मल्टीप्लाई करें तो ये इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा z1 का कॉन्जुगेट, z1 z2 का कॉन्जुगेट, z2 z1 का कॉन्जुगेट और z2 z2 का कॉन्जुगेट। प्लस इधर से करेंगे तो z1 z1 का कॉन्जुगेट माइनस z1 z2 का कॉन्जुगेट माइनस जब इसकी बारी आएगी तो माइनस z2 z1 का कॉन्जुगेट और माइनस माइनस प्लस z2 और z2 का कॉन्जुगेट। ठीक हो गया ये z से सर। अब आप देखें ये टर्म इससे कर देती है z1 z2 का कॉन्जुगेट है तो z1 z2 का कॉन्जुगेट इससे, ये z2 z1 का कॉन्जुगेट तो ये z2 z1 के कॉन्जुगेट से कर देती है। ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, 2 टाइम्स आ जाएंगे, 2 टाइम्स z1 z1 का कॉन्जुगेट प्लस ये चीज और ये चीज ये भी सेम है तो 2 टाइम्स z2 और z2 का कॉन्जुगेट। फिर यही प्रॉपर्टी आ गई, कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर। इसको भी लिख सकते हैं z2 के मॉड का स्क्वायर, दोनों में से 2 कॉमन लगा लो तो z1 के मॉड का स्क्वायर जमा z2 के मॉड का स्क्वायर। तो होप सो याद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, होप सो लॉन्ग क्वेश्चन आए आपको, तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए